conflict between your development needs and catering to the people's needs? सर, जैसा कि पूरे दुनिया में चल रहा है, सुन रहे हैं लोग, भ्रष्टाचार के इस माहौल में, जबकि एमएसएमई और सहकारिता दोनों ही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका क्या विजन है कि ये भारत समृद्ध हो जाएगा और वो 5 ट्रिलियन वाला जो ड्रीम हमारे पीएम देख रहे हैं, उस पर थोड़ा सा आप हिंदी में फोकस करें ताकि जो सामान्य लोग हैं वो इस बात को समझ सकें और उसका कुछ भी हिस्सा उनके पास, माने गांव जो है वो विकसित हो सके। भारत की जो आत्मा है वो गांव में बसती है, वहाँ तक आपकी ये जो विज़न है वो जा सके। माना थोड़ा यूके यूएसए से वहाँ तक पहुँचे कैसे, थोड़ा हिंदी में आप एकदम सरल भाषा में बताइएगा हमारे तरफ। मैं आपको कहना चाहूँगा इस सवाल के जवाब में, भारत में अगर आप देखें तो युवाओं का भारत है। मेन समस्या क्या आती है, जब भी कोई अगर बिजनेस है तो उसका जो बिजनेस की जो रनिंग है वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लोगों को समझ नहीं है। एक कारपोरेट नेचर से किसी चीज को हैंडल करना और एक जनरल सिस्टम से हैंडल करने में अंतर है। हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। पहली समस्या भारत के उद्यमियों के लिए पर्याप्त फंड का ना होना होता है। अगर आपके पास किसी भी बिजनेस में बीच में फंड शार्ट हो रहा है तो वो बिजनेस लॉस में जाते हैं और लोगों के मोरल डाउन होते हैं, लोगों की अपनी मानसिकताएं प्रभावित होती हैं। इसलिए हम सबसे पहले फोकस कर रहे हैं सफिशिएंट फंड। उस फंड्स को लाने के लिए हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डीपीआर प्रिपरेशन कराने पर जोर दे रहे हैं। हम फंड्स उपलब्ध उन्हीं को कराएंगे जो एक इंटरनेशनल लेवल पर डीपीआर के प्रिपरेशन करके प्रेजेंट करेंगे। इसके बाद तीसरा फोकस हमारा होता है उस प्रोजेक्ट के अंदर वेल स्किल्ड लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए। हमारी तरफ से भी पूरी कोशिश होगी कि उस स्टार्टअप का या उस प्रोजेक्ट के अंदर योग्य लोगों का ही समावेश हो, जिससे कि फंड्स का सही यूटिलाइजेशन हो और जो विजन, जो मिशन डीपीआर में लिए गए हैं, जो तौर तरीके डिसाइड किए गए हैं, यदि उस हिसाब से ही काम होगा तो निश्चित तौर से हानि होने की संभावनाएं बहुत कम होगी। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर हम तकनीकी रूप से, वैधानिक रूप से और वित्तीय रूप से मजबूत होकर के काम करने के बारे में सोचेंगे तो निश्चित ही भारत को समृद्ध बनाया जा सकता है। एक ही दिशा है कि भारत में व्यवसाय के अवसर बढ़े, भारत में लोगों को व्यवसाय करने के लिए उचित पूंजी उपलब्ध हो सके। आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रोजेक्ट, सरकारी प्रोजेक्ट, गैर सरकारी प्रोजेक्ट, ये बात सच है कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते हैं। इसलिए हमारा अपना जो सेटअप है, हम एक विशेष मॉडल के तहत फंडिंग दे रहे हैं या बाहर से हमारे जो विदेशी निवेशक हैं वो हमारे साथ कोलैबोरेट होकर के फंडिंग दे रहे हैं और हम उसको बड़ी बारीकी से, बड़ी सतर्कता से प्रोजेक्ट को पूरा करने की दिशा में सतत काम करते रहेंगे। इसलिए हम ज़्यादा आश्वस्त हैं कि हम एक एक करके हम भारत के अंदर अच्छे व्यावसायिक प्लेटफॉर्म खड़े कर पाएंगे। हम युवाओं को रोजगार दे पाएंगे, युवाओं को सही दिशा में ट्रेनिंग दे पाएंगे और उन्हें उनके योगदान से निश्चित ही भारत समृद्ध बन सकता है। आपने बताया सर कि ये $100 मिलियन का जो डीपीआर तैयार हो गए हैं, डॉक्यूमेंट्स तैयार। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स अरे हम आमंत्रित करते हैं भारतीय उद्यमियों से कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डीपीआर तैयार करें। उसकी जो भी गाइडलाइंस है हमारी फाइनेंस टीम उनको गाइड करेगी, कैसे वो तैयार करें, उनको ट्रेन करेगी, उनको प्रेजेंटेशन के लिए रेडी करेंगे। इसके बाद हम उनका प्रेजेंटेशन कराते हैं अंतर्राष्ट्रीय हमारे कोलैबोरेटेड इन्वेस्टर्स के सामने और इसके बाद फंडिंग की प्रक्रिया शुरू हो। तो फंडिंग का जो बजट है सर ने डिसाइड किया, श्री केविन सर ने, कि $100 बिलियन USD का एक टारगेट हम फर्स्ट ट्रांच में लेते हैं, फर्स्ट पेज में लेते हैं और इसे हम आगे चल करके क्लोज करेंगे। तो क्या रोड मैप होगा सर? कैसे रोड मैप? वेरी सिंपल है कि किस सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट, मोर देन 23 सेक्टर्स जो वायबल और बैंकेबल हो सकते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स को हम लोग इंटरटेन करेंगे। हम हर ऐसी व्यवस्था पर काम करना चाहते हैं, हर उस रिक्वायरमेंट के लिए काम करना चाहते हैं जिसे सपोर्ट देना जरूरी, देश की समृद्ध बनाने के लिए जरूरी है। तो क्या अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा आया है सर वहाँ से आपके श्री नारायणी फाउंडेशन? ये आज हमारा लॉन्च है, ये इसीलिए है कि हम एक अनाउंसमेंट के साथ चीजों की शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने
ग्लोबल इन्वेस्टर्स के कोलैबोरेशंस किए हैं और उन इन्वेस्टरों का अपना एक पोर्टफोलियो है, अपनी एक हिस्ट्री है। उस हिसाब से हमें पूरा विश्वास है कि हम इस मिशन को आगे ले जा पाएंगे। एक नया प्लेटफॉर्म दिया है आपने इंडस्ट्रीज को। ये कह सकते हैं आप। ठीक है सर, मेरा एक सवाल आपसे भी है। आपने अभी बताया था कि 2050 तक भारत सिटी बैंक अच्छा, तो सर सिटी क्या बैंक का एक रिपोर्ट है 20 साल पहले निकला था रिपोर्ट 2003 या 2004 में। तो क्या ठीक है सर, वो रिपोर्ट क्या आपको लगता है कि वो उस 2050 तक इंडिया फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा सर, जो एट प्रेजेंट सिनेरियो है सर? एट प्रेजेंट सिनेरियो जो हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान का 1.5 बिलियन लोगों का थैंक यू भगवान को बोलना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आ गए। 5-10 साल से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लीड कर रहे हैं अपने देश को, उसे एक कंसिस्टेंसी आ गया है और उनका सब प्रोग्राम सेल्फलेस है। मोदी जी का every program that I've been watching last 10 years, and since I've known Honorable Prime Minister Modi ji since 2001, 2002, मैं उधर का लीडर हूँ, कैलिफोर्निया का गवर्नर के लिए भी खड़ा होगा, एक बार खड़ा हो चुका हूँ मैं 27 नंबर पे था 250 लोगों के बीच में। मैं भी राजनीति समझता हूँ, मेरा काम है कैलिफोर्निया को डायमंड स्टेट बनाने का, गोल्डन स्टेट बोलते हैं ना कैलिफोर्निया। मैं कैलिफोर्निया गवर्नर बन के उसको डायमंड करना चाहता हूँ। साथ में हिंदुस्तान का भी सोचता हूँ कि 30 साल तो मैंने यहाँ में बिताया, मैं फौजी आदमी हूँ। ये हिंदुस्तान को समझना बहुत जरूरी है कि आपको एनआरआई के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। आज आपको ओसीआई का लेबल देता है पर आपको वोटिंग राइट्स नहीं देता। 1.5 बिलियन में पीपल में इंडिया का, उसमें 35 मिलियन अगर इंडियन को अगर वोटिंग राइट दे दिया तो आपको भी अच्छा लगता है ना। एनआरसी इज द वन जो चाइना बनाए, नॉन रेजिडेंट चाइनीज। आप एक देश को सोचो ना जो देश इंग्लिश नहीं बोलता है, उसको आज सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड कैसे बनाया? उनका बुलेट ट्रेन जो चलता है 1200 किलोमीटर पर आवर है। जापान के साथ हम बना रहे हैं बुलेट ट्रेन अहमदाबाद टू बॉम्बे, वो 250 किलोमीटर पर आवर है। ऐसा डिस्पैरिटी क्यों है? क्योंकि एनआरसी नॉन रेजिडेंट चाइनीज लोगों ने चाइना बनाया लास्ट 50 साल में। आज हिंदुस्तान का 1.5 बिलियन लोगों को 35 मिलियन एनआरआई के साथ जुड़ना ही पड़ेगा फॉर द ग्रोथ ऑफ योर नेशन। सर क्योंकि जो पैसा देता है ना उसको ज्यादा कंफर्ट लेवल आता है। मैं 33 साल से वहां पे हूँ, वो गोरा बोलेगा मैं $3 बिलियन दे रहा हूँ। 3 बिलियन मतलब होता है जो भी 1 बिलियन हो गया 8,500 करोड़ टाइम्स 3, 35,000 करोड़ देता हूँ। केविन कॉल तू एंडोर्स करता है कि फाइनली फाइल हमारे पास ही घूम फिर के आएगी। फाइनली फाइल तो हमारे पास ही आती है ग्लोबल फोरम के पास। कुछ भी चीज हिंदुस्तान के रिलेटेड होता है तो खोज निकालते हैं, गूगल में खोज निकालते हैं, पर्सनली खोज निकालते हैं, फिर हमारे पास अप्रोच करते हैं। करना है नहीं करना। जेट एयरवेज का अप्रूवल था, उसमें भी फाइल मेरे पास आया बहुत साल पहले जब उनको फ्लाई करना था लॉस एंजलिस के लिए। तो कुछ भी देसी और क्योंकि मैं राजनीति में हूँ,